हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे यार। अभी तक हमने कवर करा था इससे पहले सीपीयू और मेमोरी कैश यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। अब हमारे पास जो दूसरी टेक्नोलॉजी वो क्या है, हमारा ये स्मार्टफोन जिसमें हम दिन भर चिपके रहते हैं आजकल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि मोबाइल सिस्टम के अंदर किस तरीके से चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? चलो, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जितने बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। आज लेक्चर तभी आगे बढ़ेगा। नहीं दबाए? दबा दो भाई। चलो कोई नहीं, आपके चक्कर में और का टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। देखो, एक तो आपको एक बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायग्राम भी आप देखना अपने साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मोबाइल सिस्टम आर टिनी कंप्यूटर्स इन योर हैंड। अब देखो, जैसे ही कंप्यूटर में कई सारी चीज थी, मेमोरी थी, सीपीयू था, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर में हमारा को सीपीयू होगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, मोबाइल प्रोसेसर, ठीक है। पहला नंबर पे आया हमारा क्या, मोबाइल का प्रोसेसर। अब जैसा कि हमें ये इसका नाम कुछ बता रहा है, वो ये बता रहा है कि प्रोसेसर मोबाइल का मतलब कि मोबाइल में कुछ काम करता होगा, प्रोसेस को कंप्लीट करने का जैसा वो जिसका काम होगा। सो बेसिकली है क्या कि इट इज द ब्रेन ऑफ अ स्मार्टफोन। अब देखो, तो हम इसको एक चीज और बोलेंगे क्या कि ये मोबाइल का है हमारा सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू भैया मैंने पहले बताया था कि ब्रेन होता है। किस चीज का ब्रेन होगा ये है ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन। तो पहला पॉइंट आ गया कि ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। और क्या है कि सीपीयू क्या करता है, देखो बेसिकली मैंने पहले आपको आईपीओ बताया था। आईपीओ में क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो सेम है कि सीपीयू रिसीव्स कमांड्स, सीपीयू रिसीव्स कमांड्स, मेक्स इंस्टेंट कैलकुलेशंस, प्लेस ऑडियो वीडियो, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सेंड सिग्नल थ्रू द डिवाइस। यानी कि वो ये कि वो रिसीव कर रहा है कमांड, यानी कि इनपुट हो गया, ठीक है। मेक्स इंस्टेंट कैलकुलेशंस यानी कि प्रोसेस हो गई, ओके। प्लेस ऑडियो वीडियो, और ये हो गया हमारा आउटपुट। अब क्या है कि जो सीपीयू है मोबाइल का, इसमें भी दो सब प्रोसेसर हैं, इसके टाइप में। वो क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम इसमें 1 नंबर डाल देंगे। पहली हमारी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे हम, और हमें यहाँ से अपना मोबाइल का एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल रहा होगा कि वो कैसे काम कर रहा है। दूसरा हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो, हमारे फोन में हम दो काम करते हैं, बताओ क्या करते हैं कि एक तो हम या तो कोई ना कोई ऐप यूज कर रहे होते हैं या फिर हम फोन करते हैं। कोई तीसरा काम है, तुमको भैया मैं तो फोटो खींचता हूँ। भाई तो फोटो खींचना भी क्या होता है, एक ऐप को यूज करना होता है। कैमरा एक ऐप होता है आपके फोन में, ठीक है। सो अब जब दो टाइप की प्रोसेसिंग है तो उसके लिए दो टाइप की प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास। अब कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट वो क्या करेगी हमारी, इसको हम बोलते हैं मोबाइल सिस्टम आईओ यूनिट। इसका क्या नाम है, लिख लिया जाए, मोबाइल सिस्टम आईओ यूनिट। आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, ओके। आगे चलें, बढ़ो भैया। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, किस लिए होता है, देखो ये मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स ऑन अ मोबाइल हैंडसेट। इट इज एन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर that helps it work with RF transceiver and the audio subsystem। अब यहाँ समझ लो तुम ध्यान से, ये करता क्या है हमारा, किसकी बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है कि ये सिग्नल को रिसीव करने के लिए आपके फोन पर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया कि
रिसीविंग सिग्नल्स ऑन मोबाइल हेडसेट, ठीक है, तो मोबाइल हैंडसेट होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है जिसकी हेल्प से हम आरएफ ट्रांसीवर, ये देखो आपको डायग्राम में देखो, ये आपका ये है हमारा रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, और इसके अंदर आप देखो आरएफ ट्रांसीवर, ठीक है, और साथ में ही ऑडियो सिस्टम को भी ये मैनेज करता है। अब इसमें क्या है कि रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट भी हमारा इसी के अंदर होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट में, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो वो होती है हमारी किसके थ्रू, ये रेडियो सिग्नल के थ्रू तो होगी। तो ये देखो इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा किसका काम, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट का, सिग्नल मैनेजमेंट, इसका काम है कि कनेक्टिंग सिम टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल्स। आपकी देखो जो भी सिम है, ठीक है, सिम को ये क्या करेगा, सिम को कनेक्ट करेगा कहाँ, बेस सिग्नल बेस स्टेशंस तक, और कैसे, थ्रू रेडियो सिग्नल्स। जब तक आपकी सिम कनेक्ट नहीं होगी जब तक आपकी सिम से जो रेडियो टावर जो रेडियो वेव्स के थ्रू बात होती है हमारी, जब तक हमारी सिम कनेक्ट नहीं होगी कहाँ से, बेस स्टेशन से, तब तक हमारी बात हो ही नहीं पाएगी। ओके, क्या बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। अब भैया यहाँ देखें क्या हो रहा है, जो पहले हम डायग्राम थोड़ा समझते हैं, डायग्राम से ढूंढते हैं हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट किधर है। ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर, ये रही देखो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, इससे आपका कैमरा भी कनेक्टेड है और आपका डिस्प्ले का सब सिस्टम भी कनेक्टेड है। तो ये है क्या कि दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग कंट्रोलिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन टेकिंग प्लेस ऑन फोन मोबाइल सिस्टम बाय रनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स। यही मैंने अभी तुमको बताया था हिंदी भाषा में कि ये यूनिट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितने भी आपके फोन पर एप्स रन करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात कर ली हमारे किस चीज की, फोन के प्रोसेसर की तो बात हो गई। अब फोन के प्रोसेसर के बाद हम बात करेंगे फोन की डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। पता है आपको फोन में डिस्प्ले कई टाइप की आती हैं, एक होती है हमारी आईपीएस डिस्प्ले, एक होती है एमोलेड डिस्प्ले। ओके, बाकी तो मैं किसी का नाम बताओ तुम भी कमेंट करके बताना। चलो, सेकंड क्या है हमारा डिस्प्ले का सब सिस्टम। देखते हैं डिस्प्ले में क्या क्या है। वैसे अगर आपने एक चीज गौर करी हो, अगर हम इसको सिलेबस से हटके पढ़े तो कंप्यूटर में आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो कि हमारे लिए मतलब इंटरेस्टिंग भी है। देख रहे हो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा फोन कैसे काम कर रहा है। सोचो अब क्या ये दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, देखो यार डिस्प्ले का सब सिस्टम है तो क्या करेगा, ये हमको डिस्प्ले की फैसिलिटी देगा, टच सेंसिटिव इंटरफेस एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स। बस इसके देखो तीन ही चीज हमको प्रोवाइड करता है। पहला क्या करता है, डिस्प्ले की फैसिलिटी देता है, मतलब कि हम कोई भी चीज को देख सकते हैं, फैसिलिटी। दूसरा, अगर हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं तो साथ में टच सेंसिटिव इंटरफेस, मतलब कि हम उसको टच भी कर सकते हैं। ओके, टच सेंसिटिव इंटरफेस। साथ में एक और चीज हमको प्रोवाइड कर रहा है, वही है टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स, क्योंकि जब अगर टच सेंसिटिव कीबोर्ड नहीं होगा तो हम वही टाइपिंग कैसे कर पाएंगे, टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स। अब हमारी बात हमने कर ली डिस्प्ले की, अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 3 पर है कैमरा सब सिस्टम। अब ये भैया फोन की बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात हो रही। देखो कि आजकल कैमरा और सेल्फी का ही तो ट्रेंड चला है ना, ताकि हमको इंस्टा पे फोटो डालने हमको अच्छा कैमरा चाहिए,
25 मेगापिक्सल्स वाला, am I right? कोई बात नहीं, अब देखिए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिट क्या करेगी? ये यूनिट हमारे लिए कुछ फोटो से कैमरा से रिलेटेड काम कर रही हुई, ये कैमरा का सब सिस्टम है, तो क्या करता है ये? दिस सब यूनिट इज डिजाइंड टू डिलीवर टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड इनेबल्स इम्प्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो, इंटीग्रेटेड सिग्नल प्रोसेसर, जिसका काम होता है कि वो इंस्टेंट इमेज ले, हाई रेजोल्यूशन का सपोर्ट करे, इमेज को स्टेबलाइज करे और इमेज को एनहेंस करे। चलो अब तुमको वो चीज़ बताता हूँ, इमेज का देखो स्टेबलाइजेशन क्या होता है। मान लो आप जब ऐसे फ़ोन पकड़ते हो ना, तो जैसे ये मेरा फ़ोन है और जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो हमारा फ़ोन कई बार हिलता है, तो उस इमेज को स्टेबलाइजेशन करना, यानी कि फ़ोटो ठीक आनी चाहिए, ओके। और दूसरी चीज़, इमेज एनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने फ़ोटो खींची है और थोड़ा सा उसके कलर्स या फिर उसकी लाइट उसमें सही नहीं आई है, तो प्रोसेसर उसको क्या करता है, थोड़ा सा एनहेंस कर देता है। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें नोट्स में, तो हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली इसमें हम लिखेंगे कि इट हैज इमेज सिग्नल प्रोसेसर, ओके, इट हैज इमेज सिग्नल प्रोसेसर। अब बच्चे कहते हैं भैया आपकी राइटिंग खराब है। हमारा भी जमाना था, हम क्लास में सबसे अच्छी राइटिंग हमारी हुआ करती थी, हमारे पास भी सर्टिफिकेट है भाई। सो इट हेल्प्स इन इंस्टेंट इमेज कैप्चर। इसका मतलब होता है कि तुरंत फोटो को क्लिक कर लेना, ठीक है। और क्या था हमारा? स्टेबलाइजिंग कैप्चर हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट का मतलब होता है कि हम अच्छी जो फोटो है उसको भी हम अच्छी क्वालिटी में बेसिकली खींच सकें। अब हमारी क्वालिटी हो गई। क्वालिटी की बात क्या बात थी कि इमेज का स्टेबलाइजेशन, जो कि मैंने आपको भी बताया। इमेज का स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इमेज स्टेबलाइजेशन। अब इमेज का स्टेबलाइजेशन भी हो गया और साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पर? इमेज इनहेंसमेंट। इमेज इनहेंसमेंट। अब देखो भाई, बच्चे कह रहे थे भैया आप नोट्स लिख के नहीं दे रहे हो, तो देखो मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी यहाँ यहीं पर लिख लो। कि मुझे पता है तुम लोग अपने हाथ से जाना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि भैया नोट्स लिख के दे दें और हम उसको प्रिंट आउट करा लें और हम अपने हाथ से लिखेंगे नहीं। देखो नहीं लिखोगे तो तुमको अच्छे से याद नहीं होगा, तुमको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करें कि मोबाइल सिस्टम मेमोरी की। देखो अभी मेमोरी की हमने पिछली वीडियो में इतनी चर्चा करी है यार कि अब तो आपको मजाक लगेगा। ओके, चौथा नंबर है ये मोबाइल सिस्टम मेमोरी। अब ये देखो, अगर हम जनरली अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझे, क्योंकि अभी तक आप लोगों की कई बच्चों की अप्रोच चेंज हो चुकी होगी पढ़ने की, और हमारा मुद्दा यही है मेरा कि अप्रोच को बदला जाए। देखो पढ़ तो यार हम सभी लोग रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बट अप्रोच किसकी कैसी है वो अच्छी चीज है, क्योंकि अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में मदद करती है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि यार फोन में अगर आपको कुछ स्टोर करना है तो मेमोरी चाहिए। मेमोरी क्यों चाहिए होती है? ताकि हम कुछ स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। सो वही है, अनलाइक अदर काउंटर पार्ट्स, a mobile system also needs memory to work. A mobile system memory is comprised of two type of memory. अब देखो फोन में हमारी कौन कौन सी मेमोरी होती हैं? दो मेमोरी होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारी होती है कौन सी? रैम। रैम को बोलते बताओ भाई, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है हमारी? रोम। साथ में यहाँ पर हम रैम और रोम में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ओके, रोम का फुल फॉर्म क्या था? रीड ओनली मेमोरी, जो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी लोग पढ़ा चुका हूं मैं। अब क्या है देखो, रैम में क्या है कि इट इज द वर्क मेमोरी फॉर योर मोबाइल सिस्टम। मतलब कि द इंस्टॉल्ड ऐप व्हेन रन फर्स्ट लोडेड। देखो जैसे कि सुनो, देखो जैसे कि आपने मान लो कोई भी आपने ऐप खोला, जैसे मान लो आपने गेम खोला, तो क्या होता है पहले वो जब आता है चलता है तो वो रैम में जगह ले लेता है, ठीक है। जब आप उसको वहां डाल देते हो रिसेंट ऐप में, तो वो आपके रैम में स्पेस, रैम में जो स्पेस है वो घेरता रहता है, ठीक है।
बट तुम जैसे ही उस ऐप को बंद करते हो आपकी जो रैम है वापस से फ्री हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको एक और चीज बोलते हैं, टर्म में अगर हम बात करें तो रैम जो है हमारी क्या होती है, वोलेटाइल इन नेचर होती है। ओके, वोलेटाइल इन नेचर। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि रैम में जो भी चीजें स्टोर होती हैं वो परमानेंट नहीं हो सकती हैं। ओके, और अगर हम रोम की बात करें यहाँ पर तो रोम हमारी होती है नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अब ये मैंने आपको चीज पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। अब आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि रोम इज बेसिकली फ्लैश मेमोरी और टेक्निकली EEPROM। अब देखो डबल ई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बेसिकली है क्या कि आप अपने फोन में अगर देखो आप अपने फोन के अंदर कोई भी फोटो कितने बार भी खींचो तो स्टोर कर सकते हैं, यानी राइट कर सकते हैं, और उसको आप कितने बार भी अपलोड करो इंस्टा पर तो हम उसको रीड कर सकते हैं। तो ये सेम प्रॉपर्टी किसकी थी, हमारी EEPROM की। सो इसको हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या थी ये भी मैंने आपको बताया था। अब जो बच्चे पिछले लेक्चर पढ़े होंगे उनको फायदा हुआ होगा। बेसिकली फ्लैश मेमोरी, और टेक्निकली अगर हम टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें थोड़ा सा तो हम इसको बोलेंगे EEPROM। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो इतनी बात क्लियर है। अब लास्ट हम बात करेंगे, हमारे पास दो और टॉपिक बच रहे हैं। एक है हमारे पास स्टोरेज। ओके, अब देखते हैं भाई फोन में स्टोरेज का क्या सीन है। देखो, द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ अ फोन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेबल स्टोरेज। आजकल ये बात तो बच्चा जान रहा है कि आपके फोन में अगर हमको कोई भी जगह, पहले सोचो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि एक हम चीज बाहर से इसमें लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्टोरेज को हम क्या बोल देंगे भाई, एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल मतलब कि हम उसको खींच तान सकते हैं, समझे, एक्सपेंडेबल। आप अगर आपके फोन में अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें SD कार्ड लगा सकते हैं अपने फोन, मेमोरी का छोटा सा जो होता है। 4 GB का भी लगा सकते हैं, 8 GB का भी, 16 GB का भी, 32 GB का भी, 64 GB का भी, जितने आपके फोन में मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो यहाँ पर क्या है कि हम फिक्स नहीं है तो हम उसको एक्सपेंडेबल बोलेंगे। ओके, और एक चीज बोली गई कि इट इज द स्टोरेज विच कैन बी रिमूव्ड इजिली बाय यू एंड कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग पिक्चर्स। देखो सीधी सी बात है यार कि आपके स्टोरेज में आप चाहे डिलीट करो, चाहे एडिट करो, कुछ भी करो, सारे आपके हाथ में कंट्रोल होता है। हाँ भैया, तो इसका एग्जांपल भी लिख लो, यहाँ पे होता है क्या, SD कार्ड। ओके, अब यहाँ एक और चीज बच रही है, वो हमारा लास्ट है। सॉरी, ये नंबर मैंने गलत की, तुम लोगों ने बताया नहीं। अब बताया होता, लाइव क्लास होती तो, है ना, कोई बात नहीं। ये 5th नंबर था हमारा स्टोरेज। 6th नंबर पे है पावर। वाओ, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम है बेसिकली ये, तो पूरा लिख लिया जाए। अच्छा, तो वहीं खर्च कराओगे मतलब। चलो, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम क्या है ना कि कई बार गलत लिखना पड़ता है ताकि पता चले तुम्हारा ध्यान नहीं है या फिर तुम किसी और के ध्यान में खोए हुए हो। देखो ये क्या है, पावर सिस्टम मैनेजमेंट। आपके फोन में पावर देने के लिए क्या है, बैटरी है। सो ऑब्वियस सी बात, चलो कॉमन सेंस लगाएंगे, ऐसा सब सिस्टम जो कि हमारी बैटरी की इफिशियंसी को मैनेज कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा ये पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम। तो देखो क्या लिखा है कि दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू अ मोबाइल सिस्टम। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, पावर, प्रोवाइड पावर टू मोबाइल सिस्टम। ओके, टू मोबाइल, और ये हमारा सिस्टम। अब क्या है, द मोबाइल सिस्टम वर्क्स ऑन अ लिमिटेड पावर प्रोवाइडेड थ्रू अटैच्ड बैटरी यूनिट।
आपके फ़ोन में सब में बैटरी होती है, तो उसी से अब देखो फ़ोन को चलने के लिए लिमिटेड पावर चाहिए होती है। ओके, सो वो आपकी बैटरी प्रोवाइड कर देती है। और क्या करता है ये कि अब ये जो पूरा सब सिस्टम है ये आपका, इसके अंदर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा बैटरी चार्जर हो गई, बैटरी यूनिट हो गई, और आपको प्रोवाइड करता है ये पावर भी साथ में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक तो हमने बात करी किस बारे में, मोबाइल के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में। अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को। और कुछ बच्चे देख रहे होंगे, तो मैंने कहा था मैं वीडियोस डालूंगा तो मतलब डालूंगा। स्टार्टिंग में इश्यूज हुआ था मुझे, बट मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे ऑर्डर करना पड़े, मैं कर रहा हूँ उसके लिए अपने एंड से। मेरी कुछ और कोशिश है, मैं तुम सभी को एक अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद ये आपका चैप्टर हो जाएगा यहाँ पर फिनिश। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए अब एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में वीडियोस को लाइक भी करते रहा करो, थोड़ा अच्छा लगता है यार। और क्या करना है, कमेंट करना है आप लोगों को कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपको कोई डाउट हो वो भी कमेंट कर सकते हो। चलो बस बातें बहुत हो गई, मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में।